हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। आप क्लास 11th में आए हो और आपने कॉमर्स चूज़ किया है, तो आपके पास कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। अकाउंटेंसी भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है और इसकी एबीसीडी भी आपको अभी तक नहीं पता है। इसीलिए अकाउंटिंग को अच्छे से समझने के लिए, यह जानने के लिए कि आप इसमें क्या पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, ये सब आपको अपने फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। इसके अलावा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको फर्स्ट चैप्टर समझ में नहीं आया तो आपको आने वाले सभी चैप्टर्स में प्रॉब्लम होगी। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको यह वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके स्क्रीन के सामने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, फिर अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, फिर अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी क्यों हम अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं, इसकी क्या फीचर्स हैं, अकाउंटिंग के क्या काम हैं, यानी वो कौन से मेन काम हैं जिसके लिए अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो यहाँ तक तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो लास्ट के जो 2 टॉपिक्स बचेंगे, इसके लिए एक अलग से वीडियो है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जब आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करोगे तो वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा पूरी की पूरी प्ले लिस्ट का। तो सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कि अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो की पीडीएफ नोट्स या फिर कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स पीडीएफ लेना चाहते हो, कॉमर्स के बारे में न्यूज़ जानना चाहते हो, या फिर कॉमर्स में क्या करियर है वो जानना चाहते हो, या फिर इसके अलावा कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.commercesuper.com पर। लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग क्या है, इसको समझने के लिए आप एक चीज़ समझिए कि आपको पता है कि हम अपनी लाइफ में पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। कोई जॉब करता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, यानी अपना व्यवसाय करते हैं। तो बिजनेस में से जितनी भी इनकम होती है, बिजनेस से हम जो भी पैसा कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यानी बिजनेस में जितनी भी इनकम्स हैं उनमें से अगर एक्सपेंसेस को घटा दे तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पता तो होना चाहिए ना कि बिजनेस में कितनी इनकम हुई, बिजनेस ने कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट की और कहाँ कहाँ उसने खर्च किया। वो कैसे पता करेंगे? ऑब्वियसली पता करेंगे लिख कर। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा। बिजनेस में जब भी कोई इनकम आएगी उसको भी लिख लेंगे, बिजनेस जब भी कोई खर्चा करेगा उसको भी लिखेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस को निकालने के लिए हमें बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को लिखना पड़ेगा, बिजनेस में जितने भी लेन देन हो रहे हैं उनको लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लेन देन हो रहे हैं, क्या इनको लिखने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम है या फिर हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं? बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं उनको लिखने का एक प्रॉपर सिस्टम होता है, और वही प्रॉपर सिस्टम क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। तो जब आप अकाउंटिंग करोगे उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स होती हैं जो कि आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। तो जो पहला स्टेप होगा बिजनेस में अकाउंटिंग प्रोसेस में, वो होगा कि फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स को पहचानना। अब फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिनको हम मॉनेटरी टर्म में मेज़र कर सकते हैं, यानी जिनकी वैल्यू को हम पैसों में निकाल सकते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। जैसे कि किसी भी बिजनेस में कच्चा माल खरीदा, माल को प्रोसेस करके बेच दिया, सैलरी पे की, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, एट्सेट्रा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी इवेंट्स होते हैं जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू को हम मॉनेटरी टर्म में फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे कि मैनेजर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल स्पीच दी एम्प्लॉयज़ को और उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ ने बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर दिया, अल्टीमेटली बिजनेस को फ़ायदा हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैनेजर ने स्पीच देने के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया था, इसीलिए ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है और इसको हम नहीं लिखेंगे। इसके अलावा बहुत सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम उनको अकाउंटिंग में लिखते नहीं हैं। तो सबसे पहले जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, लेन देन हो रही हैं, उनमें से उन लेन देनों को पहचानना जिनकी वैल्यू को हम मॉनेटरी टर्म में असाइन कर सकते हैं। उसके बाद इनको पहचानने के बाद और इनकी वैल्यू को असाइन करने के बाद जो स्टेप होता है वो होता है लिखना। उसके लिए एक अलग से वर्ड होता है जिसका मतलब होता है जर्नलाइजिंग, मतलब बिजनेस की हर एक लेन देनों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना, यानी सीरियल वाइज लिखना। जो ट्रांजेक्शन सबसे पहले हुई है उसको सबसे पहले लिखना, डेट वाइज। अब जब हम
बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं, यानी जब हम जर्नलाइजिंग करते हैं तो हम अपनी मर्जी से बुक्स बना सकते हैं। जैसे कि आप अपने क्लास में सब्जेक्ट वाइज नोटबुक बनाते हो ना, अकाउंटेंसी की अलग बनाओगे, इंग्लिश की अलग बनाओगे, हिंदी की अलग बनाओगे, हिंदी की नोटबुक में हिंदी का काम करोगे। सिमिलरली बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। तो जब आप लेन देनों को लिखोगे तो ये आपके ऊपर है। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आप एक ही बुक बनाओ जिसका नाम होगा जर्नल, उसमें आप सारे लेन देनों को लिख लो। लेकिन अगर आपका बिजनेस बड़ा है, बहुत सारे लेन देन उसमें होते हैं, तो आप सेम नेचर के लिए एक अलग से बुक बना सकते हो। जैसे कि आपने कैश बुक बना ली जिसमें आप जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको लिखोगे। परचेज बुक बना ली जिसमें आप लिखोगे जितना भी उधार माल खरीदा है। उधार माल बेचने की एंट्रीज के लिए आपने सेल्स बुक बना ली। और अगर बिका हुआ माल वापस आ गया तो उसके लिए सेल्स रिटर्न बुक। जनरल प्रॉपर मतलब जो एंट्री इन किसी बुक में नहीं हुई वो एंट्री आप जनरल प्रॉपर में कर दोगे। तो इन बुक्स में जब आप लेन देनों को डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लेते हो तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाइंग का मतलब है ग्रुप बनाना। ग्रुप मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो एक जैसा ट्रांजेक्शन यानी एक पर्सन से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसके लिए एक अलग ही पेज बनाना, एक अलग ही बुक बनाना। जैसे कि एक कंपनी है XYZ। अब XYZ के साथ आप डील करते हो, आपका कोई बिजनेस है और XYZ आपका एक क्लाइंट है। तो XYZ ने आपको साल में कई बार माल बेचा, कई बार उसने माल खरीदा भी है, पेमेंट भी की होगी। कई बार ऐसा भी हुआ था कि XYZ को उधार पैसे की जरूरत पड़ गई तो उसने आपसे उधार पैसा मांग लिया। तो लास्ट में आप ये जानना चाहते हो कि जो XYZ नाम का आपका जो क्लाइंट है उससे एक्चुअल में पैसा लेना है या फिर देना है। इसके लिए आप XYZ नाम का एक अलग से बुक बना लोगे और उसमें XYZ से जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई होंगी उसको लिख लोगे और उस बुक का नाम दे दोगे आप XYZ अकाउंट। तो अकाउंट्स बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है समराइजिंग। समराइजिंग मतलब आपने जितना भी प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर अब तक किया है, जितनी भी मेहनत की है, उसका एक्चुअल में फाइनल आंसर क्या रहा। मतलब आप पूरे साल क्लास में मेहनत करते हो, अलग अलग तरीके के टेस्ट देते हो, यूनिट टेस्ट देते हो, मिड टर्म टेस्ट देते हो, फिर फाइनल एग्जाम भी देते हो, फिर उन सब के बेसिस पर बनता है आपका फाइनल रिजल्ट। तो समराइजिंग में भी आपका एक तरीके से फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर किया जाता है बिजनेस का, बिजनेस की परफॉर्मेंस का, जिसमें हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट बनाकर आपको पता चलता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट रहा, कितना लॉस रहा और बिजनेस के पास कितनी खुद की चीज़ें हैं यानी एसेट्स कितनी हैं, या फिर कितना उसको देना है दूसरों को यानी उसकी लायबिलिटीज़ कितनी है यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं हमें समराइजिंग से और ये एक्चुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अकाउंटिंग का, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कोई भी बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड हो गया पूरे बिजनेस का। अब जब फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं तो उसके बाद होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। पूरे बिजनेस ने जो भी परफॉर्म किया है, प्रॉफिट आया है तो वो क्यों आया है, लॉस आया है तो वो क्यों आया है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हुए, ये सब चीज़ें हम एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन में करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी बात दूसरों को बताना। तो अकाउंटिंग में कम्युनिकेशन का क्या मतलब होगा? तो देखिए अकाउंटिंग में हम क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया एट्सेट्रा, उसकी नेट वेल्थ क्या है, उसकी देनदारियां कितनी हैं यानी दूसरों को कितना देना है, लोन कितना देना है ऐसे दूसरों को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है बिजनेस के बारे में, इसको हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। तो ये जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस है ये कम्युनिकेट की जाती है इसके यूजर्स के साथ। और यूजर्स कौन कौन होते हैं? यूजर्स में बहुत सारे आ जाते हैं। सबसे पहले तो मालिक आ जाता है यानी ओनर, उसको मैनेज करने वाले मैनेजमेंट आ जाते हैं, गवर्नमेंट आ जाते हैं, बैंक आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं एट्सेट्रा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसमें हम डिटेल में समझेंगे। तो ये तो हो गया पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस जो कि आपने समझ लिया। और यही सारी चीज़ें आप अपनी आने वाली बुक्स में पढ़ोगे कि कैश बुक कैसे बनाते हैं, परचेज बुक कैसे बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं एट्सेट्रा। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। और वो स्टेप्स क्या हैं अभी हम समझ चुके हैं और आप अपनी स्क्रीन पर 1 बाय 1 देख सकते हो। और ये नीचे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए जब आप इन सभी स्टेप्स को लिख कर इनकी हेडिंग डालकर और इनको एक्सप्लेन कर देते हो
तो ये क्या बन जाता है, यही आपकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग बन जाती हैं। जी हाँ, जो आपने प्रोसेस समझा वही आपकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है। अब जो आपका सिलेबस है, यानी अगर जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सिलेबस है उसमें प्रोसेस तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये करेक्टरिस्टिक्स से पूछी जाती हैं। तो प्रोसेस में भी आपने यही आंसर लिखना है और इसके करेक्टरिस्टिक्स में भी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तो देखिए, अकाउंटेंसी तो आपका सब्जेक्ट हो गया जिसमें आप अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हो, और इसमें कई तरह के आप अकाउंटिंग पढ़ते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एटसेट्रा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जो आप अभी पढ़ रहे हो, क्लास 11th में जो पढ़ोगे, क्लास 12th में जो पढ़ोगे, कि किसी भी बिजनेस के सभी लेन देनों को कैसे लिखते हैं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें आप सीखते हो कि किसी भी बिजनेस की जो कॉस्ट है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है और उसके लिए क्या अकाउंटिंग होती है। फिर एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आती है जिसमें अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से यूज़ किया जाता है ताकि मैनेजर्स के लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि वो बिजनेस से रिलेटेड अपने डिसीजंस ले सके। इसमें बजटरी कंट्रोल एटसेट्रा आते हैं, वो आप अपनी ग्रेजुएशन और एमकॉम वगैरह में सीखोगे। तो जब आपने अकाउंटिंग प्रोसेस अभी जो देखा था, जो कि मैंने अभी समझाया था, तो उसमें जो आपके पहले 4 स्टेप्स हैं, यानी आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग। बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को पहचानना, उनको वैल्यू असाइन करना, उनको लिखना यानी जर्नल एंट्रीज करना, और फिर इनके अकाउंट्स बनाना। ये तो आते हैं बुक कीपिंग पर, यानी बुक को संभालना। देखिए, बुक कीपिंग का जो मतलब है वो आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि पुस्तकों को संभालना। और जो पुस्तकों को संभालने का काम है वो कहाँ तक होता है, वो सिर्फ क्लासीफाइंग तक होता है। उसके बाद तो रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाती है। तो बुक्स को संभालने तक का जो काम है, बुक्स को मेंटेन करना है, उसमें क्या क्या एंट्रीज होनी है, उनके अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ये सब आ जाता है बुक कीपिंग में। और जो लास्ट के 3 स्टेप्स हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाना, उनको इंटरप्रेट करना और उनको कम्युनिकेट करना, ये आ जाता है आपका अकाउंटिंग में। एक्चुअल में जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है, यानी अकाउंटिंग एक वाइडर कंसेप्ट है और बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है। जहाँ से आपका बुक कीपिंग का काम खत्म हो रहा है, वहीं से आपका अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो रहा है। और अकाउंटिंग का काम ज़्यादा टफ है, उसमें ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत होती है। वहीं बुक कीपिंग में आपको ज़्यादा पढ़ाई की और ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग को हम क्यों यूज करते हैं, अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो इसका आंसर आप लोगों को अपनी इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मिल गया था कि बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को लिखने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाए ताकि आगे चलकर उनके बेसिस पर हम यूजफुल इंफॉर्मेशन ले सकें। इसी के लिए हम अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। और आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो क्या है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, सबसे प्रमुख उद्देश्य है अकाउंटिंग का, वो यही है कि बिजनेस के सभी लेन देनों को एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना, एक व्यवस्थित तरीके से लिखना। जो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट रहा, कितना लॉस रहा, उसको पता लगाने के लिए हम अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या रहा कि बिजनेस की टोटल वेल्थ क्या है। टोटल वेल्थ मतलब बिजनेस के पास खुद का कितना सामान है, जिसको हम बोलते हैं असेट्स, और बिजनेस के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे कितनी है, यानी उसको दूसरे को कितना देना है, लायबिलिटी कितनी है। तो जब ये पता चल जाता है तो बिजनेस की टोटल वेल्थ क्या है वो हमें पता चल जाती है। यानी एसेट्स में से अगर माइनस लायबिलिटी कर दोगे तो एक्चुअल नेट पोजीशन बिजनेस की क्या है वो आपको पता चल जाएगी। उसके बाद आता है कि बिजनेस के जो भी यूज़र्स हैं, जैसे कि मालिक हो गया, मैनेजर्स हो गए, सरकार हो गई, बैंक्स हो गए, तो ये अलग अलग पर्पस के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। तो इनको बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल जानकारी देने के लिए, वित्तीय सूचनाएं देने के लिए अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आता है कि मैनेजर की हेल्प करने के लिए। क्या हेल्प करने के लिए? मैनेजर क्यों हायर किए जाते हैं? मैनेज करने के लिए, बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए ना। अब बिजनेस को चलाना है तो उन्हें डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, और डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए होती है? इन्फॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है तो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जब आपने कॉमर्स चूज़ की होगी तो आपने पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी ना, कि 10th के बाद कौन कौन से स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, किस में जाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं एट्सेट्रा। तब कहीं जाकर आपने कॉमर्स चूज़ किया होगा, आपने ये डिसीजन लिया होगा कॉमर्स लेने का। सिमिलरली बिजनेस में भी मैनेजर को बिजनेस चलाने के लिए कई सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि बैंक में कितना पैसा रखा जाए, कितने का लोन लिया जाए, कितना माल उधार खरीदा जाए, कितना नगद खरीदा जाए एट्सेट्रा। और उसके लिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मैनेजर्स के पास। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? वो आएगी अकाउंटिंग से।
तो ये है फिफ्थ ऑब्जेक्टिव जो कि हमें अकाउंटिंग से मिलता है, और यही है इनके फंक्शंस। यानी अगर ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाए तब भी आपको यही आंसर लिखने हैं, और अगर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पूछा जाए तब भी आपको यही आंसर लिखने हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के फायदे क्या हैं। तो देखिए फायदे में तो बहुत हैं, जो अभी आपने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़े थे वो आप इसमें भी लिख सकते हो, लेकिन उनके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि हम यहाँ पर अभी कवर करेंगे। तो सबसे पहला तो यही है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना। उसके बाद मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, वो भी मैंने बताया था। उसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज है अकाउंटिंग का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है क्योंकि अकाउंटिंग की वजह से हमें बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, उसका प्रॉफिट कितना आया, लॉस कितना आया, और उसके बेसिस पर ही हम कंपेयर कर पाते हैं। और जब हम कंपेयर करते हैं तो वो दो तरीके का होता है, एक तो इंट्रा और एक इंटर। इंट्रा मतलब बिजनेस के अंदर ही अलग अलग सालों में कंपेयर करना, और इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग बिजनेस का एक साथ कंपेयर करना। जैसे कि अगर आप अपने और अपने दोस्त की परफॉर्मेंस का कंपेयर करते हैं तो वो इंटर हो गया, और अगर आप अपनी ही परफॉर्मेंस का कंपेयर अपने लास्ट ईयर से करते हैं तो वो हो गया इंट्रा। उसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेजेस है वो ये है कि ये लोन लेने में हेल्प करता है। कैसे? देखिए जब आप बैंक जाओगे लोन लेने के लिए तो ऐसा तो है नहीं कि किसी भी बिजनेस को वो लोन दे देगा। वो क्या मांगता है? पहले तो वो यही मांगता है ना कि क्या आप लोन को पे करने के लिए कैपेबल हो, क्या जितना पैसा बैंक आपको दे रहा है वो वापस उसको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। उसके लिए वो आपकी सैलरी रिसिप्ट मांगता है, आपके पास कितनी ज़मीन है, कितनी वेल्थ है, वो सारी टोटल आपसे डिटेल मांगता है। सिमिलरली अगर कोई बिजनेस बैंक जाता है लोन लेने के लिए तो बैंक बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? वो मिलती है अकाउंटिंग से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, रिपोर्ट्स की सारी बैंक अपने पास जमा करता है, तब जाकर वो कहीं लोन देता है बिजनेस को। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है एविडेंस इन कोर्ट। अब देखिए कोर्ट में किसी भी तरह का केस क्यों ना हो, एविडेंस मांगे जाते हैं, सबूत मांगे जाते हैं। तो जो व्यापार है, जो बिजनेस है, वो सबूत के तौर पर क्या दे सकता है? अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो भी इसके बैलेंस शीट में है, जो भी इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। और ये कहाँ से आते हैं? ये अकाउंटिंग से आते हैं। तो अकाउंटिंग का एक फ़ायदा ये है कि कोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बिजनेस अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एविडेंस दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो ये है कि हेल्प्स टू फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी। अब देखिए आपको पता होगा कि जब कभी भी आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करते के साथ ही आपको कई तरह का टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, जैसे जीएसटी, वैट एट्सेट्रा। कितना जीएसटी दोगे, कितना नहीं दोगे, ये कैसे पता चलेगा? वो अकाउंटिंग से, क्योंकि अकाउंटिंग में आप प्रॉपर तरीके से सभी ट्रांजेक्शन्स को लिखते हो। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है कि अकाउंटिंग की वजह से हम बिजनेस में फ्रॉड्स को रोक पाते हैं। कैसे? देखिए जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसमें क्या होता है, मालिक कोई और होता है लेकिन बिजनेस को संभालने वाला कोई और होता है। अब मालिक खुद तो है नहीं बिजनेस में, तो उसके एब्सेंस में फ्रॉड्स हो सकते हैं। जो मैनेजर्स हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। माना प्रॉफिट हुआ है 1,00,000 रुपए का, लेकिन वो उसको अपनी सैलरी में दिखाकर लॉस दिखा सकता है ओनर को। तो अब ओनर को कैसे पता चलेगा कि फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है? ऑब्वियसली वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखेगा, पूरी सही से ट्रांजेक्शन्स को चेक करेगा, और उसके बाद उसको पता चल सकता है कि क्या फ्रॉड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ तक ये एडवांटेजेस खत्म हो गए। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस हैं। देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक फ़ायदे का, एक नुकसान का। तो सिमिलरली अकाउंटिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो कहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन नुकसान कम है और फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो जो पहला नुकसान है, जो पहला लिमिटेशन है, कमियां हैं, वो यही है कि ये सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। यानी ये सिर्फ ऐसे ही लेन देनों को लिखता है जिनकी वैल्यू को हम पैसे के रूप में माप सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, जिनको जानना दूसरों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन अकाउंटिंग उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। जैसे कि किसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, वो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, तो ऑब्वियसली बिजनेस को फ़ायदा होगा, उनकी बिक्री बढ़ेगी। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कहीं भी अकाउंटिंग में नहीं लिखी जाती, क्योंकि ईमानदारी को, लगन को हम पैसे के रूप में नहीं माप सकते हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होती हैं किसी भी बिजनेस के बारे में जानने के लिए, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से नहीं मिलती है। इसके बाद जो दूसरा ड्रॉबैक है वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट। यानी जब अकाउंटिंग करते हैं, जब हम लेन देनों को लिखते हैं, तो जिस प्राइस पर लेन देन हुआ है उसी प्राइस पर हम हमेशा ही उस लेन देनों को शो करते हैं। जैसे कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने एक ज़मीन ली, एक लैंड ली, उसके लिए आपने 1,00,000 रुपये पे किए, और वो जो ज़मीन है वो बैलेंस शीट में 1,00,000 रुपये की ही लिखी रहेगी, चाहे वो 20 साल क्यों ना हो जाए। अगर 20 साल बाद आप अपने बिजनेस की बैलेंस शीट देखोगे तो
और उस बैलेंस शीट में जो लैंड का प्राइस होगा वो 20 साल पहले का प्राइस होगा। जहाँ पहले वो 1 लाख रुपए की ज़मीन थी, अब वो करोड़ों की हो गई होगी, लेकिन अकाउंटिंग में वो अभी भी 1 लाख रुपए ही है। यानी ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो प्राइस में जो चेंजेस आते हैं उसको अकाउंटिंग उसको शो नहीं करता है। उसके बाद जो तीसरा ड्रॉबैक है वो ये है कि कुछ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स एस्टिमेट्स पर बेस्ड होती हैं। एस्टिमेट्स मतलब अंदाज़ा। जैसे कि अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट होता है रिजर्व मेंटेन करना, यानी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व में डाल देना। जनरली फ्यूचर में किसी भी पर्पस को पूरा करने के लिए ही रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं। और फ्यूचर में कितने पैसे की ज़रूरत होगी, कितने पैसे की नहीं, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं पता कर सकते, तो एक अंदाज़ा लगाया जाता है। इस तरीके से और भी कई सारी चीज़ों पर हम अकाउंटिंग में अंदाजे के ऊपर काम करते हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो भी सही नहीं होते हैं। अब जो नेक्स्ट ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें मैनिपुलेशन पॉसिबल है। मैनिपुलेशन मतलब इंफॉर्मेशन को अपने तरीके से रिप्रेजेंट करना। जैसे कि अगर आप टैक्स लायबिलिटी से बचना चाहते हो तो होगा क्या कि आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करोगे, मतलब आपने माल तो बेच दिया लेकिन उसकी कोई रिसिप्ट नहीं बनाओगे, उसकी कोई स्लिप नहीं लोगे और कैश में ट्रांजेक्शन करोगे और उसकी अपने बुक्स में कोई एंट्री भी नहीं करोगे। तो जब एंट्री ही नहीं करोगे, उसकी कोई रिसीट ही नहीं होगी, तो पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में वो माल बिका है नहीं माल बिका है, तो जिससे कि आप टैक्स लायबिलिटी से बच जाओगे। तो अपने ही फ़ायदे के लिए हम अकाउंटिंग में चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चीज़ों को गलत तरीके से दिखा सकते हैं, और एक्चुअल में ये होता भी है, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है विंडो ड्रेसिंग। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।